आपका स्वागत है यूएनएन समाचार में। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देश में खाली पड़ी लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर बताया है कि इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 1, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। मंगलवार को मेघालय सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई। कैबिनेट बैठक आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उम्मीदवार के नाम के ऊपर भी चर्चा की गई। इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी किए गए मॉडल आचार संहिता के खासी हिल्स जिले में सुचारू रूप से लागू करने को लेकर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी बैठक के बाद मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पत्रकारों को दी। वर्टिकल बार cannot comment on this. Election Commission has decided and put these dates, so therefore it's in the wisdom of Election Commission to do that, and they have, I'm sure, followed all the procedures and given the necessary time for all their aspects. So really I don't want to comment on the decisions. So whatever the case may be, since Election Commission has announced it, respective political parties will, I'm sure, plan accordingly. Are you happy regarding this problem for scheme? Well, we cannot presume that things will happen. We don't know. But of course, whatever the situation may be, even during election time, I'm sure Election Commission will give us protocols to be followed. So all the concerned candidates and parties will have to follow those protocols. And as I said, since Election Commission must have taken all those points into consideration and accordingly announced the dates. हरिजन कॉलोनी से जुड़े मुद्दे पर मेघालय सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। राज्य मंत्रिमंडल इसे चर्चा के लिए उठाएगा। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा कि सरकार एचएलसी लाइन की सिफारिश पर लाइन दर लाइन कदम विचार करेगी। वर्टिकल बार थेम मेटोर में झड़प के बाद शहर में हिंसा भड़कने के बाद 4 जून 2018 को समिति का गठन किया गया था। एचएलसी को रिपोर्ट जमा करने में 3 साल से अधिक का समय लगा। बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर की टुकड़ियों ने पूर्वी खासी हिल्स जिले में बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में अवैध रूप से पार करने के प्रयास को विफल कर दिया और 27 सितंबर 2021 को 02 बांग्लादेशी दलालों सहित 19 बांग्लादेशी नागरिकों, 13 पुरुष, 03 महिला और 03 बच्चे को पकड़ लिया। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीमा चौकी रिंग हुआ 123 बीएनबीएसएफ के सैनिकों ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध असुरक्षित मार्ग पर बीएसएफ पार्टी ने आईबी के पास कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। पार्टी ने 02 दलालों सहित 19 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से बीओपी रिंगखुआ के तहत बिना बाढ़ वाले क्षेत्र से पार करते हुए पकड़ा। सभी बांग्लादेश सुनामगंज जिले के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान पकड़े गए बीडी नागरिकों ने बीएसएफ के सामने खुलासा किया कि पकड़े गए बीडी दलालों में से एक ने उन्हें श्रम कार्य के लिए कश्मीर भारत ले जाने के इरादे से बीडी से भारत में आईबी पार करने में मदद की। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने को सौंपा जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोमवार को एक उद्यमी को गतिशीलता सहायता प्रदान की, जो एक विकलांग व्यक्ति है, पश्चिम खासी हिल्स जिले के रहने वाला, जिसका नाम रिंथियांग जस्टिपासिंग है। रिंथियांग ने हाल ही में ई चैलेंज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के बाद सुर्खियां बटोरी, जहां उन्होंने अपने उद्यम के लिए एक पुरस्कार जीता था। चुनौतियों को देखने के बाद
उन्हें घूमने और अपने दैनिक जीवन का सामना करना पड़ा। सीएम ने घोषणा की कि सरकार उन्हें कुछ गतिशीलता सहायता प्रदान करेगी। Yeah, so if you remember, Mr. Rintathyang, in the last e-challenge program of the entrepreneurship program that we had, he had received an award for the entrepreneurial work that he is doing. And in that program, when we had seen, and all of us had seen the challenges that he faces, I had announced that day that we'll be giving him at least a mobility vehicle or some sort of support from the government side. And we're very lucky that during that time, this new technology was introduced by some individuals in Chennai. And so the timing was very good, and we were very happy and thankful to the entire team, especially Mr. Raju and the entire team in the social welfare department and other individuals who were involved in this to be able to make this happen today. So I'm very thankful to them, and I hope that this unit will really be of great help to Mr. Rintathyang. At the same time, I'm also hopeful that his entrepreneurial ventures that he's doing will also be an example to other differently abled people in our state to realize that that these challenges should not stop them from achieving their dreams and moving forward, and that केंद्र ने मेघालय में 3 कोयला ब्लॉकों के लिए खनन लाइसेंस दिए हैं, लेकिन इस फैसले से राज्य के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। वे सोच रहे हैं कि कोयला मंत्रालय खनन लाइसेंस कैसे दे सकता है, जबकि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा लागू रेड होल कोयला खनन पर प्रतिबंध अभी भी लागू है। यह पूछे जाने पर कि क्या खनन लाइसेंस एनजीटी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं, राज्य के मुख्य सचिव एमएस राव ने कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार ने कोयला खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगते हुए केंद्र को लिखा था कि वह वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बताया कि मेघालय खतरनाक रेड होल कोयला खनन के लिए जाना जाता है। राज्यसभा सदस्य WR खारलुखी, जो सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख नेशनल पीपुल्स पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी हैं, ने रविवार को कहा था, हमें खुशी है कि हमने कोयला खनन को फिर से शुरू करने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। कोयला मंत्रालय ने कथित तौर पर पिछले सप्ताह 3 कोयला ब्लॉकों के लिए खनन लाइसेंस प्रदान किए। योजना के अनुसार अगले साल खनन कार्य शुरू हो जाएगा। लंबे समय से अवैध कोयला खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इग्नेस खारसिंग ने कहा कि एनजीटी प्रतिबंध से पहले निकाला गया कोयला कानूनी और अवैध रूप से ले जाने के बाद पहले ही समाप्त हो चुका है। मौजूदा कोयला सभी ताज़ा कोयला है। तो कोयला ब्लॉक कहाँ है? उसने पूछा। अगर वास्तव में खनन फिर से शुरू होने जा रहा है, तो यह राजनीतिक लाभ के लिए होगा। यह अनपढ़ को धोखा दे रहा है और माफिया की मदद कर रहा है। मेघालय में व्यवहार्य कोयला खनन के लिए कोई व्यवहार्य खाका नहीं है। यह केवल रेड होल खनन होगा। यह अवैध है और कोयला बेल्ट में अवैध व्यापार को बढ़ावा देना, खरसिंग ने कहा। शिलोंग स्थित कार्यकर्ता 2018 में पूर्वी जयंतिया हिल्स में एक अवैध कोयला खनन स्थल की यात्रा के दौरान बदमाशों के हमले में बच गई थी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को राजभवन में असम राइफल्स के अलंकरण समारोह के दौरान अधिकारियों और जवानों को राज्यपाल का स्वर्ण पदक प्रदान किया। The Assam Rifles investiture ceremony was held at the Darbar Hall, Raj Bhavan on Tuesday. Governor Satyapal Malik posted with all the medal winners after the ceremony. राइफलमैन राजेंद्र सिंह चौधरी 35वीं असम राइफल राइफलमैन आउटोसी 42 असम राइफल्स द्वारा 7 किलोग्राम आईडी बरामद करने के लिए राज्यपाल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है।
विपक्ष के नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने कुछ दिन पूर्व कोनराड संगमा सरकार पर यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5,000 करोड़ की राशि सरकार की योजनाओं पर लागू नहीं कर सकी और वह राशि वापस चली गई। वर्टिकल बार इस आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पत्रकारों को बताया कि यह आरोप निराधार है कि सरकार ने फंड वापस कर दिया, क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो बजट पर निर्भर है। Over 5,000 crores of funds. We would like to hear from you. You see, the nomenclature that is being used, that we have surrendered funds, is completely incorrect. What happens is that there is a budget estimate that is prepared by every government, and then there is an actual expenditure that takes place. The difference between that is what the surrender is being referred to. So it's not an actual cash surrender or scheme surrender we made, but a budgetary notional aspect which is there, and the actual expenditure that takes place. The difference between that is what is being referred to out here. In the past years, amounts of 3,000 crores, 4,000 crores, 2,000 crores have been surrendered, if that is a word we'd like to use. States like Nagaland surrendered 3,000 crores, 4,000 crores. Manipur surrendered last year 4,000 crores. Telangana surrendered 38,000 crores. UP surrendered 80,000 crores. So it's a normal procedure and a process that takes place where the budget is prepared, obviously with aspirations, with a lot of calculations that we'll be able to raise taxes and collect the amount, and accordingly budgets are made. And based on that, the budget estimates are created. And when the expenditure takes place, the actual expenditure may not reach to that amount, simply because there are times when challenges come in. For example, we had COVID, where we had to lose taxes of almost about 1,200, 1,500 crores. So all these factors add up to it, which lead to the situation where we're not able to spend as were estimated in the budget. So the difference between that is what is being referred to out here. And it happens in every state in the country, and it happens at the national level also. So it's not as if we surrendered a scheme that was already sanctioned and we gave it back. It's a notional amount which is there in the budget, which actually cannot be spent. So therefore, it's the CAG's work to bring out these aspects, and they bring it out in every state government, and it has happened in Meghalaya also before in many years. So therefore, it's not an issue or a situation where it is very unique to Meghalaya. As I said, in every state in the northeast it happens. Last year, Assam had to similarly surrender 30,000 plus crores. As I mentioned, Telangana also had to surrender that. UP had about 18,000 crores. So that's the norm, and that's the way things happen. So it has been misconstrued and misrepresented that it is being schemes that are being sent back. It's not true at all. So this is the background about this, and it's a phenomena that happens every year. So on another issue, एक आधिकारिक बयान के अनुसार जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की अनुमानित कीमत 5,30,90,100 रुपए है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर असम राइफल्स और सीमा शुल्क विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान के दौरान 1,66,950 किलोग्राम वजन वाले सुपारी को जब्त किया गया था। इससे पहले शनिवार को सुरक्षा बलों ने नागालैंड में 3 ट्रकों से 1.58 करोड़ रुपए मूल्य के सुपारी जब्त किए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।